नमस्कार प्यारे साथियों, अपने इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक पंक्ति जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी, और वो ये कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और मुझे विश्वास है कि ये पंक्ति आप सबको ऊर्जावान बनाए रखेगी। और प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने व्यंजन को लेकर चर्चा की थी, और व्यंजन के अंतर्गत हमने व्यंजन का वर्गीकरण दो आधार पर पूरा कर लिया था। उच्चारण स्थान के आधार पर, और उसमें महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना थी उसमें सूत्र प्रतिपादित किए गए थे, उन सूत्रों के आधार पर वर्गीकरण। और उसके बाद में प्रयत्न के आधार पर, और प्रयत्न को भी फिर तीन उप आधारों में हमने कंपन के आधार पर, श्वास के आधार पर और उच्चारण के आधार पर, इस प्रकार व्यंजन को लेकर पूरी चर्चा हमने कर ली थी। स्वर से संबंधित जानकारी हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, और व्यंजन से संबंधित जानकारी भी पूरी हमने प्राप्त कर ली थी। और आज की इस क्लास में हम लोग व्यंजन के बाद में हम वर्णों से संबंधित अन्य जानकारी है वो पढ़ेंगे। और अन्य जानकारी के अंतर्गत यानी कुछ इस प्रकार के शब्द, और परीक्षा में सीधा प्रश्न इस प्रकार से किया जाता है कि ये इनमें से समूह के रूप में देंगे और नाम देंगे कि ये किस प्रकार का वर्ण है। तो अलग अलग वर्णों के अलग अलग नाम और वो किस रूप में जाने जाते हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक जानकारी, आप इंग्लिश के लिए उमेश यादव सर की क्लास है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार वर्णों से संबंधित हम अन्य जानकारी, वर्णों से संबंधित अन्य जानकारी, और वो देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। और परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न वो किया गया है। और एक तो देखिए सबसे पहले आगत वर्ण कौन से होते हैं, आगत वर्ण हिंदी में कौन से वर्णों को आगत वर्ण कहा जाता है। प्रश्न परीक्षा में इस रूप में आता है कि निम्न में से आगत वर्ण है। तो हमें कि हिंदी के अंतर्गत 5 ऐसे वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण, और जो अपने आप में फारसी भाषा से आए हुए हैं। कौन सी भाषा? फारसी भाषा से वो आए हुए हैं। और वो कौन कौन से देखिए, क, ख, ग, ज और फ। इस प्रकार 5 वर्ण है वो आगत वर्ण है। क, ख, ग, ज, फ। तो इस प्रकार से, और इनको है फारसी भाषा से आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये नुक्ता लगा हुआ है, क, ख, ग, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ 5 वर्ण है वो फारसी भाषा के। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो बिंदु है इसका नाम नुक्ता है। मैंने आपको बताया था ये बिंदु जब वर्ण के पहले लगती है तब इसका नाम नुक्ता है, और ये बिंदु जब वर्ण के नीचे लगती है तब इसका नाम उत्क्षिप्त है, और ये बिंदु जब वर्ण के आगे लगती है तो इसका नाम पंचमाक्षर है, और जब ये वर्ण के ऊपर लगती है तब इसका नाम अनुस्वार है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य बात है, वर्ण से पहले लगी हुई है इसका मतलब इसका नाम है नुक्ता। क्या नाम है? नुक्ता। तो क, ख, ग, ज, फ ये 5 ध्वनियाँ हैं, ऐसी है, और जिनको आगत वर्ण कहा जाता है। और इनके लगने से शब्द का जो अर्थ है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और वो परिवर्तन किस रूप में? देखिए, जैसे मान लीजिए ये शब्द है कि ये जाली है, जाली शब्द लिखा हुआ है, और इस जाली का अर्थ होता है जाल। क्या होता है? जाल। और एक इस रूप में ये नुक्ता यहाँ लगा हुआ है, और इसके बाद में ये जाली, इस प्रकार से शब्द है, इसका मतलब होता है नकली। हमने कई बार सुना है जाली नोट, तो इसका मतलब ये इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नकली। सिर्फ परिवर्तन किससे हुआ? नुक्ता लगने से, क्योंकि ये आगत वर्ण के रूप में है, फारसी भाषा का शब्द है, तो इस रूप में नकली। इस तरह से। और देखिए ये फन शब्द लिखा हुआ है, फन का मतलब होता है सांप का सिर, सांप का सिर, इसको फन कहेंगे। और इस फैके यहाँ नुक्ता लगते ही इसका अर्थ है वो बदल जाएगा, और फन का मतलब होता है कला।
फन का मतलब क्या हो जाएगा, कला। तो इस रूप में इनका प्रयोग होता है। तो ये आगत वर्ण है। अब आगत वर्ण हिंदी में कितने होंगे, 5, और क ख ग ज फ, इस प्रकार से ये आगत। अब इसके बाद में आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगत वर्ण हो गया, अन्य जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, और आगत वर्ण हो गया। आगत वर्ण के बाद में देखिए, और वो अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाही। नंबर 2 अयोगवाह वर्ण। कौन से ऐसे वर्ण है जिनको हिंदी के अंतर्गत अयोगवाह वर्ण कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण या वो अयोगवाही ध्वनियाँ हैं जिनको कहा जाता है। हिंदी के अंतर्गत 2 ऐसे वर्ण हैं जिनका योग न तो स्वरों में किया जाएगा, स्वरों में भी योग नहीं होगा, और व्यंजनों में भी उनका योग नहीं होगा, यानी स्वरों में भी नहीं गिना जाएगा और व्यंजनों में भी नहीं गिनाया जाएगा, दोनों के अंतर्गत इनका योग नहीं होता है, इसलिए इनको अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न सीधा परीक्षा में इस रूप में किया जाता है कि निम्न में से अयोगवाह वर्ण है। तो ये 2 है, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग 2 ऐसी ध्वनि है जिनको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अयोगवाह ध्वनि के नाम से जाना जाता है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ी थी हमने? 5, क ख ग ज फ, 5 आगत वर्ण, और अयोगवाह वर्ण कितने होंगे? 2। एक कौन सा होगा? अनुस्वार, और एक क्या होगा? ये विसर्ग। तो इस रूप में 2 अयोगवाह वर्ण हुए, और आगत वर्ण कितने हो गए? 5 इस रूप में। इसके बाद में आगे देखिए, कुछ ऐसे वर्ण जो है उनका अलग नाम, और मानक और अमानक वर्ण। मानक और अमानक वर्ण, मानक और अमानक वर्ण। कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनको मानक वर्ण कहा जाएगा और कौन से ऐसे हैं अमानक? देखिए, हिंदी के अंतर्गत बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको दोनों ही रूपों में लिखे जाने की परंपरा है, और 2 रूपों में लिखे जाने की परंपरा, जो रूप आज वर्तमान में प्रचलित है, जो वर्तमान में काम में लिया जाता है, वो तो मानक रूप है, और जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है, जिसका प्रयोग नहीं होता है, वो अमानक रूप है। और अमानक रूप के अंतर्गत देखिए, इसको हम 2 रूपों में हम मान सकते हैं। जैसे मानक के रूप में हम माने तो यहाँ देखिए, ये अ है, ये आज मानक रूप है, और इस अ का रूप पहले इस रूप में था, तो ये इसका अमानक रूप था जो पहले चला करता था इस रूप में। और इसके बाद में आगे देखिए, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये झ, ये मानक रूप है, और पहले इसका इस रूप में मानक रूप, ये अमानक रूप है इस रूप में। इस रूप आगे देखिए, ट का पंचम है, पंचम वो अण, ये आज मानक है, लेकिन इसका भी पहले है वो इस रूप में अमानक रूप लिखा जाता था। और इसी तरह से आगे देखिए प्यारे बच्चों, ये ध, यहाँ गुंडी लगी हुई है, और पहले इस रूप में भी ये लिखा जाता था। तो एक जो आज वर्तमान में प्रचलित है, काम में लिया जाता है, ये मानक रूप है, और ये इनका क्या है? अमानक रूप है। तो मानक और अमानक में हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और देखिए है वो, यहाँ ये भ, यहाँ गुंडी लगी हुई है, और इसको इस रूप में लिख देते हैं, तो ये अमानक रूप हो गया। तो हिंदी के अंतर्गत अभी इसमें से भी यहाँ से प्रश्न आता है, जैसे वाले जो ऑप्शन के रूप में देंगे, प्रश्न दे देंगे कि निम्न में से, वर्णों के अंतर्गत प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से अमानक वर्ण है, और वहाँ ऑप्शन इस रूप में दे देंगे क, ख, ग, और फिर यहाँ ऐसे लिख देंगे झ। अब सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर, यानी ये वाला जो झ है ये आज अमानक है, क्योंकि इसका मानक रूप क्या हो गया? ये हो गया। ये सारे क्या है? मानक है। तो इस रूप में ये मानक और अमानक वर्ण हुए। जो रूप आज इतना ही ध्यान रखना है, जो रूप आज वर्तमान में प्रचलित है वो मानक रूप हो गया, और जो आज वर्तमान में प्रचलित नहीं है वो अमानक रूप हो गया। कितनी चीज पढ़ ली? सबसे पहले हमने जाना आगत वर्ण कौन से होते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा अयोगवाह वर्ण या अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती है। इसके बाद में तीसरी चीज़ हमने और उसकी चर्चा की, हिंदी के अंतर्गत मानक वर्ण कौन से होंगे और अमानक वर्ण कौन से होंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। इसके बाद में आगे देखिए, आगे
अगला शब्द आ रहा है, और वर्णों के अंतर्गत द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? और द्वित्व व्यंजन या व्यंजन द्वित्व, और वो देखिए कौन से होते हैं। जब किसी शब्द में, कोई भी शब्द होता है, जब किसी शब्द में कोई समान वर्ण लगातार आ जाए। समान वर्ण का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए ये क है और इसका समान वर्ण कौन सा हो गया? क। यानी कोई भी शब्द होता है, जब किसी शब्द में कोई एक समान वर्ण लगातार आए, यानी वो 2 बार आए, लेकिन शर्त यह है कि उसके बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। स्वर का मतलब यहाँ जैसे मान लीजिए 2 क यहाँ ऐसे मैं लिखूं तो इसका मतलब ये द्वित्व व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो स्वर है। स्वर कौन सा है? इनके बीच में ए स्वर है, जैसे क और इसके बाद में ए, और इसको भी आगे लिखें तो क और फिर ए, इसका मतलब बीच में स्वर आ गया, तो ये तो व्यंजन द्वित्व है, नहीं है। परिभाषा क्या पड़ी थी? किसी भी शब्द में कोई भी समान वर्ण 2 बार आए, लेकिन उसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? स्वर नहीं होना चाहिए। अगर स्वर बीच में नहीं है तो वो द्वित्व व्यंजन माना जाएगा। ये भी रीट परीक्षा में एक बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ से कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है या व्यंजन द्वित्व का उदाहरण है। और इसमें देखिए यहाँ मैं शब्द लिख रहा हूँ कच्चा, फिर हमने आगे लिखा शब्द पक्का, फिर हमने आगे लिखा सच्चा, और इसके अलावा और देखिए शब्द लिखे हमने उद्देश्य। इस प्रकार से और शब्द देखिए हमने लिखा ये तट्टिका। तो इस रूप में कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ और देखिए यहाँ शब्द लिखे उल्लेख। तो ये शब्द देखिए, और यहाँ परिभाषा ये पढ़ी थी कि कोई भी शब्द होगा उसमें समान वर्ण। समान वर्ण देखिए यहाँ च है और यहाँ भी क्या है? च, और दोनों के बीच में स्वर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? व्यंजन द्वित्व है। यहाँ देखिए क आधा है, क्योंकि आधा होगा उसमें स्वर नहीं होगा, और आधा है इसलिए ये तो स्वर रहित है, और यहाँ क और यहाँ भी क, इसलिए व्यंजन द्वित्व है। यहाँ देखिए च स्वर रहित है और इसके बाद में च, इसका मतलब व्यंजन द्वित्व का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी द आधा हलंत है और यहाँ द, तो इसका मतलब व्यंजन द्वित्व है। समान वर्ण आएगा और बीच में स्वर नहीं होगा, वो व्यंजन द्वित्व का उदाहरण है। इस बात को आप अच्छे से समझे। यहाँ देखिए ट है और यहाँ भी ट, बीच में कोई स्वर नहीं है। यहाँ भी ल और यहाँ भी ल, बीच में कोई स्वर नहीं है। तो शब्द है और शब्द में समान वर्ण भी है, और समान वर्ण होने के बाद भी है वो बीच में स्वर नहीं है, वो स्वर रहित है। तो इसका मतलब वो व्यंजन द्वित्व माना जाएगा। व्यंजन द्वित्व के बाद में अगले शब्द को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं, और वो देखिए संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होता है? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व हमने समझ लिया। और संयुक्ताक्षर देखिए, कोई भी शब्द, जब किसी शब्द में 2 अलग अलग वर्ण हैं, 2 अलग अलग वर्ण आए और बीच में स्वर नहीं हो, यानी वर्ण समान नहीं होंगे, वर्ण क्या होंगे? वर्ण अलग अलग होंगे, अलग अलग वर्ण होंगे वो, और बीच में क्या नहीं होगा? स्वर नहीं होगा, बीच में स्वर नहीं होगा, और अलग अलग वर्ण के रूप में वो लिखे हुए होंगे। तो इस प्रकार से यानी अलग अलग प्रकार के 2 व्यंजन वर्ण है वो होंगे, और उनके बीच में एक साथ वो लिखे हुए होंगे और स्वर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए शब्द लिखा हुआ है स्वयं, और यहाँ आगे देखिए शब्द, इसका मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग ये है स, ये असमान हो गया, और ये व, ये अलग हो गया, बीच के अंदर क्या नहीं है? स्वर नहीं है। इसका मतलब ये संयुक्ताक्षर है। और इसके अलावा और देखिए शब्द मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अग्नि। अग्नि शब्द है, इसमें देखिए ये संयुक्त रूप में लिखे हुए हैं और बीच में क्या नहीं है? बीच में स्वर भी नहीं है। तो यहाँ भी इस प्रकार से अलग अलग असमान वर्ण है, व्यंजन है, और बीच में क्या नहीं है? बीच में स्वर भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन नहीं है, ये संयुक्ताक्षर है। क्योंकि द्वित्व तो कहाँ होगा? जहाँ समान वर्ण होंगे। जैसे हमने लिखा था कच्चा, यहाँ समान है च, और बीच में क्या नहीं है? स्वर। जबकि यहाँ क्या असमान है? ये स, और यहाँ क्या है? वह है, लेकिन बीच में क्या नहीं है? स्वर नहीं है।
तो बीच में स्वर नहीं है और अलग अलग वर्ण है, इसका मतलब वो कौन से वर्ण होंगे, वो संयुक्ताक्षर वर्ण होंगे, वो संयुक्ताक्षर वर्ण कहलाएंगे। इसी तरह से और शब्द देखिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ न्याय, और देखिए खंड है, और शब्द लिख दिए। यहाँ आप समझ सकते हैं ये न है और यहाँ क्या है, ये अलग अलग वर्ण हो गए, बीच में स्वर नहीं है। यहाँ भी देखिए ख है और आगे क्या है, अण है, बीच के अंदर कोई स्वर नहीं है। तो अलग अलग वर्ण होंगे, यानी अलग अलग व्यंजन वर्ण है वो लगातार इस रूप में लिखे हुए रहेंगे अलग अलग, और बीच के अंदर स्वर भी नहीं होगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा। तो परीक्षा में इस रूप में प्रश्न आता है, निम्न में से संयुक्ताक्षर वर्ण है, दो उदाहरण वो व्यंजन द्वित्व का लिख देगा, एक अलग आगत ध्वनि का लिख देगा और एक इस रूप में लिख देगा। तो इसका मतलब अलग अलग वर्ण होंगे, बीच में स्वर नहीं होगा, वो संयुक्ताक्षर होगा, और समान वर्ण होंगे और बीच में स्वर नहीं होगा तो वो व्यंजन द्वित्व होगा। ये दोनों में अंतर आप इस चीज़ को अच्छे से करें। और इसके बाद में आगे देखिए प्यारे बच्चों, हम थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देते हैं, स्वरों से संबंधित है वो जानकारी कि हमारी हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत तो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। हिंदी जो हमारी वर्णमाला होगी उसमें कितने, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होंगे, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11 है। और वो 11 किस रूप में है, ए, आ, ई ह्रस्व, ई ये दीर्घ, ये ऊ ह्रस्व, ये ऊ दीर्घ, और इसके बाद में री, और ये ए, और ये ऐ, ओ और औ। आगे वाले अनुस्वार और विसर्ग उनको अयोगवाद ध्वनि के नाम से जाना जाता है, ये वो अलग से है। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कितनी हो गई, 11। और इसके बाद में आगे देखिए, और संस्कृत भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं। संस्कृत भाषा की बात करें हम, संस्कृत भाषा में मूल स्वर है वो तो कितने होते हैं, मूल स्वरों की संख्या तो है और 9 मूल स्वर हो गए संस्कृत भाषा में। और कुल स्वर पूछे तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 13। कुल स्वर पूछे जाए तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 13। तो इस रूप में अब वो 9 मूल स्वर की बात की जाए संस्कृत के अंतर्गत, तो वो 9 मूल स्वर कौन से, देखिए ए, ई, ऊ, री। 9 मूल स्वरों की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ए, ई, ऊ, री। और फिर इसके बाद देखिए ये री, ए, ई, ऊ, री और री हो गया। इसके बाद में ए, ओ, ऐ और औ। इस प्रकार से ये मूल स्वर हुए, और इसके बाद में बाकी आगे जो रह गए उनको जोड़ देते हैं, तो इसके अंतर्गत इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 13। और वो 13 जुड़ेंगे कौन से, और जुड़ेंगे एक तो आ रह गया, एक इसके बाद में ये दीर्घ ई और ये दीर्घ ऊ इस रूप में, और एक ये आपका इस रूप में और री के रूप में। इस प्रकार से इनकी संख्या है। अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर होगा 9, और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर कितना होगा, 13। इस बात को भी आप अच्छे से नोट करें। तो हिंदी के अंतर्गत तो स्वर कितने हो गए, हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या 11 हमारी हिंदी वर्णमाला में, और संस्कृत में स्वरों की संख्या कुल स्वर पूछे जाए तो उत्तर कितना लिखना है, 13। और फिर इनमें भी अगर मूल स्वर की बात की जाए तो उत्तर कितना लिखना है, 9। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण पूछे जाए परीक्षा में तो उसका उत्तर कितना लिखना है, 52। कि परीक्षा में प्रश्न आए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण सम्मिलित किए जाते हैं, तो उत्तर लिखना है आपको 52। कितना लिखना है, 52। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वर कितने हो गए, कुल 11 हिंदी वर्णमाला में। संस्कृत में स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 13 स्वर कुल। अगर मूल संस्कृत भाषा में अगर मूल स्वरों की बात की जाए तो 9 होगा, और कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो उत्तर कितना लिखना होगा, 13। इस प्रकार हमने वर्ण से संबंधित संपूर्ण जानकारी जितनी हमें प्राप्त करनी थी वो हमने प्राप्त कर ली, बड़ी बारीकी से हमने समझा है। अगली क्लास हम वर्ण विचार को लेकर अंतिम क्लास होगी, उसमें हम बहुत से प्रश्न लेकर आएंगे और उन प्रश्नों को हम
इस रूप में रखेंगे कि आपका पीछे का जितना भी पढ़ा हुआ है वो एक बार पुनः उसका वो है वो रिवाइज हो जाएगा, और वो जो पहले का जो पढ़ा हुआ है वो सारी की सारी जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाएगी, और आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ हमने उस समय पढ़ी थी, उस समय समझी थी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।